आप सभी को नमस्कार। आज आप पढ़ेंगे भारतेंदु के नाटक। यूजीसी में इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, मौलिक नाटक, अनुदित नाटक और उसके कथानक से, अंकों से, इनसे संबंधित प्रश्न अवश्य बनते हैं। तो आज ये पूरी क्लास भारतेंदु के नाटक, उनकी कथा वस्तु, अंक, मौलिक या अनुदित, इन सब पर आश्रित होगी। और आज आप इस पूरी क्लास में भारतेंदु के नाटकों में ये सारी चीजें एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है, बच्चे एक दो मिलाने में गलत कर लेते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं बिना देर के भारतेंदु के नाटक। पहले हम आपको उन नाटकों विषय बताएंगे जो अनुदित होंगे, फिर मौलिक की तरफ। चलिए तो एक एक करके इसको समझाते हैं, देखिए आराम से। सबसे पहला जो है वो होगा आपका विद्या सुंदर। बहुत आसान सी चीज है। सबसे पहले समझ लीजिए, विद्या इसकी नायिका होगी और सुंदर इसका नायक होगा। बेसिक सी बात है, विद्या इसकी नायिका होगी और सुंदर इसका नायक होगा। ठीक है। वर्धमान की नायिका है, मैं उस नगर का नाम भी बता रहा हूं। वर्धमान नगर की नायिका रहेगी और नायक कांचीपुर। ये तो बेसिक सी बात है कि आप नायक नायिका किसी भी लिहाज से प्रश्न पूछे, आपको बेसिक सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो उतना आप कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। 3 अंकों वाला नाटक है जो अनुवाद हुआ है, ठीक है, यतीन्द्र मोहन के बंगला नाटक से। 3 अंकों वाला नाटक है ये, 3 अंकीय नाटक है। ठीक है। अनुवादित है किससे? बंगला नाटक से। जिसके लेखक कौन है? यतीन्द्र मोहन। यतीन्द्र मोहन। आपको ये रूपरेखा ही तैयार कर लेनी है, इसके बाद आपकी इस तरह के प्रश्न गलत होने बंद हो जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं। देखिए, विद्या सुंदर नाटक है जिसकी नायिका का नाम विद्या होगा, नायिका का नाम विद्या है, नायक का नाम सुंदर है। नायिका कहाँ की है? तो वर्धमान नगर की। नायक कहाँ का है? तो कांचीपुर का। अगर कितना भी ज्यादा वो टफ करके प्रश्न बना दे, फिर भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से इसको कर सकते। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? यतीन्द्र मोहन के बंगला नाटक का अनुवाद है। इतनी बातें आपको इसमें जाननी थी। और ये 3 अंकीय नाटक है। सन वगैरह आप याद कर लेते हैं, वैसे फिर भी मैं आपको सन बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 1868, सन 1868। इतनी बातें आपको तैयार हो जाएंगी। तो इसकी कथा वस्तु कुछ इस प्रकार की है कि नायिका बहुत ही विदुषी महिला है, वो शास्त्रार्थ में सारे राजकुमारों को हरा देती है। सुंदर आता है, उससे अच्छे से बुद्धि चातुर्य के जरिए शास्त्रार्थ करता है और इसको हरा देता है, फिर दोनों का विवाह हो जाता है। ऐसा नाटक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात अच्छी सी, इसमें 2 बातें और इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए यूजीसी की दृष्टि से कई बार पूछता है, वो आप जान लीजिए। कार्य, व्यापार, हास्य विनोद तो सब सही है, लेकिन इसमें पात्रों का नाम बंगला नाम के आधार पर ही रखा गया है। पात्रों का जो भी नाम है, पात्रों का नाम जो बंगला में नाम थे उसी के आधार पर रखा गया है। ठीक। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं एक नाटक की, मैं वो आपको सारी बता दे रहा हूं कि यूजीसी में अगर कूट वाले भी क्वेश्चन आएंगे तो ये चीज आपको तैयार है, तो आपसे गलत होगा ही नहीं एग्जाम में। और अंतिम बात, गद्य भाषा का प्रयोग है। ठीक है। ये नाटक जो है पूर्णतः किस तरह का है, तो आपसे बताने लायक है कि गद्य। इतनी चीजें आप जान गए। अब उम्मीद करते हैं इस नाटक के विषय में कुछ भी आएगा आप आसानी से बता सकते हैं। तो ये रहा आपका पहला नाटक, विद्या सुंदर। इसके पश्चात सेकंड पे चलते हैं। बस आराम से तैयार कर लीजिएगा, और जहां पर भी आपको लगे कि ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही या ये टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, उस पर भी बना दूंगा। एग्जाम जब तक है तब तक आप इसको मन से पढ़िए, आपको आने लगेगा जो सारी चीजें। अब देखिए सेकंड है पाखंड विडंबन। पाखंड विडंबन 1872।
सबसे पहली चीज तो यही तैयार हो जानी चाहिए। अब ये वास्तव में कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय का तृतीय अंक का अनुवाद है। ये किसका अनुवाद है? तो कृष्ण मिश्र प्रबोध चंद्रोदय के तृतीय अंक का अनुवाद, तृतीय अंक का अनुवाद। ठीक, तृतीय अंक का अनुवाद। पहली जरूरी चीज, पूरे का नहीं है बल्कि तीसरे अंक का अनुवाद है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके अतिरिक्त इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, तो ये कथा इसकी प्रतीकात्मक है कि रूपक है? वास्तव में जो पाखंड विडंबन नाटक है वो रूपक है और इसकी कथा जो है कथा प्रतीकात्मक है। ये सारी चीजें आपको यूजीसी असिस्टेंट प्रोफेसर इन सबके कूट वाले क्वेश्चन में बहुत मदद करेंगे। आप आसानी से उनको समझ पाएंगे, नहीं तो आपको बहुत ही लंबा लंबा डिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ता है, तो आप इससे समझ करके आसानी से कर सकते हैं। शांति जो है, इसमें पात्रों का नाम आपको तैयार कर लेना है। एक शांति है जो करुणा के साथ मिलकर अपनी मां श्रद्धा की खोज करती है, अपनी मां श्रद्धा की खोज करती है। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि पाखंड के ऊपर आक्षेप किया गया होगा और अच्छे से इन सब की विजय दिखाई गई होगी नैतिक मूल्यों की। तो वही देखिए, शांति करुणा के साथ मिलकर, शांति करुणा के साथ मिल करके क्या करती है? अपनी मां श्रद्धा की खोज करती है, अपनी मां श्रद्धा की खोज करती है। तो पात्रों को भी आपको समझ लेना है क्योंकि एग्जाम में आया तो आप आसानी से इसको कर पाइए। ठीक है, आगे देखिए, धार्मिक बाह्य आडंबर और दुराचार। ठीक है, धार्मिक बाह्य आडंबर और दुराचार होगा इसमें। धार्मिक बाह्य आडंबर आडंबर दुराचार ये दिखाया गया है और अंत में आपके उदात्त नैतिक मूल्यों को विजयी बनाने का प्रयास किया गया होगा। सिंपल सी बात है, उदात्त स्वरूप की, धर्म के उदात्त स्वरूप की प्रतिष्ठा की गई है। ये सब दिखाने के पश्चात धर्म के उदात्त स्वरूप की प्रतिष्ठा की गई इस नाटक में, धर्म के उदात्त स्वरूप की। इसका उद्देश्य धर्म के उदात्त स्वरूप की प्रतिष्ठा। तो इस नाटक में ये सारी बातें इंपॉर्टेंट थी जो आपको कूट में बहुत ही मदद करेंगी। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं? अब आगे देखते हैं। अब अगला नाटक है धनंजय विजय। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, देखिए नाम जितना अच्छे से आप समझ जाएंगे एग्जाम में उतनी कम गलतियां करेंगे। कूट के प्रश्नों में यही गलतियां होती। ठीक है, धनंजय विजय। धनंजय किसका नाम है? तो आपको पता है महाभारत के सबसे प्रसिद्ध पात्र अर्जुन का नाम है। तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि धनंजय नाम उन्हीं का है, तो उन्हीं से जुड़ी कथा होगी, तो बिल्कुल उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। धनंजय विजय कांचन कवि की रचना का अनुवाद है। कांचन कवि की रचना का अनुवाद है ये, कांचन कवि की रचना का अनुवाद। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप समझ लीजिए। तो इस तरह से आप एक एक क्लास में 1 2 3 क्वेश्चन करने लायक हो जाएंगे। ठीक, इसके पश्चात जब धनंजय विजय की बात की गई है, ये 1 अंकीय नाटक है जो पांडवों के अज्ञात वर्ष, देखिए ये 1 अंकीय नाटक है। सबसे पहली बात, 1 अंक का नाटक। कथा इसकी कहां से जुड़ी है? तो पांडव जब अज्ञातवास में थे, पांडव के अज्ञातवास और एक पुत्र थे उनके अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह, विराट की पुत्री जो उत्तरा है उनका विवाह, इससे जुड़ी कथा है इसमें। तो बेस आप जानते रहेंगे तो आप किसी भी तरह के नाटक, जैसे बहुत बार होता है कि आपको पता ही नहीं होता उसके विषय में, तो अब आप तुक्का लगाते हैं, लेकिन अगर कुछ बातें पता रहेंगी तब तुक्का लगाओगे तो कम से कम सही जगह पे आपका तुक्का लगेगा। अगर आप लगा रहे हैं तो नहीं लगाइए, पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है।
ठीक है। इसमें नांदी पाठ, प्रस्तावना, सूत्रधार, भरतवाक्य सब है। इसमें नांदी पाठ, सूत्रवाक्य, प्रस्तावना, मतलब नाटकों के सभी तत्वों का निर्वहन भी इसमें किया गया। प्रस्तावना और भरतवाक्य सभी है, इन सबका इसमें निर्वहन किया गया। क्लियर। तो ये हो गया आपका तीसरा नाटक धनंजय विजय। सन इसका 1873 लिख लीजिए। चलते हैं अब अपने चौथे नाटक की तरफ। चौथा नाटक, चौथा है कर्पूर मंजरी। बहुत फेमस है, एग्जाम इसको पूछता कई राउंड से है। तो कर्पूर मंजरी में आपको तैयार करना है राजशेखर कवि की रचना का अनुवाद है। ये किसका अनुवाद है? राजशेखर। नाम वही रहा होगा इसलिए नाम लिखने की आवश्यकता नहीं। राजशेखर की रचना का अनुवाद। ये नाटक का एक अलग ही प्रकार है, इसको जरूर तैयार करना। नाटक का एक अलग ही प्रकार है जिसको हम कहते हैं षटक। कर्पूर मंजरी क्या है? एक षटक है। नाटकों के कई प्रकार होते हैं, उसी में से एक प्रकार षटक भी होता है। ठीक। तो अब कर्पूर मंजरी में वास्तव में है क्या? तो 4 अंकों में कथा है। कर्पूर मंजरी नायिका का नाम है, सबसे पहले जान लो ये कौन है नायिका। ये पूरी कथा जो है वो है कितने अंकों में? 4 अंक में। ये पूरी कथा जो है कितने अंक में है? तो 4 अंक में है। तो कर्पूर मंजरी और राजा चंद्रपाल के विवाह का वर्णन है। तो कर्पूर मंजरी और इनके साथ किसका वर्णन है? राजा चंद्रपाल। इन्हीं के प्रेम और विवाह का वर्णन है। राजा का नाम है चंद्रपाल, इन्हीं के प्रेम और विवाह का वर्णन है। क्लियर। अच्छी बात इसमें यह है कि गद्य पद्य दोनों का प्रयोग हुआ है। इस पूरे नाटक में गद्य प्लस पद्य दोनों का प्रयोग हुआ है। मैं वो सारी चीजें बता रहा हूं जो आपके कूट में किसी न किसी रूप में आपको काम आएंगी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं चंपू रूप ले चुका है, ये गद्य पद्य दोनों का प्रयोग हो रहा है। तो गद्य इसका खड़ी बोली है, पद्य ब्रज भाषा में है। देखो इसका जो गद्य है वो खड़ी बोली में है और जो इसका पद्य है वो ब्रज भाषा में। तो कोई भी चीज आपसे छूटे ना, आप आसानी से कर लें। तो ये रहा आपका चौथा नाटक। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। समय बिताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। 5वां जो है मुद्रा राक्षस। इनका नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, फेमस भी है। विशाख दत्त का नाटक है, विशाख दत्त के नाटक से अनुवादित है। विशाख दत्त की रचना का अनुवाद। बहुत फेमस पात्र रहे हैं, आपको पता ही है। चंद्रगुप्त के जमाने की कहानी है जिसमें चाणक्य और घनानंद का जो अमात्य मंत्री है राक्षस, उसकी ही कहानी के ऊपर आधारित है ये पूरा। तो वास्तव में इसमें जो चीजें दी गई हैं 7 अंकों में लिखा गया है, 7 अंक में है। कथा क्या है? इसकी कथा है मंत्री राक्षस, बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान मंत्री थे राक्षस, और चाणक्य की कथा पर आधारित है। और चाणक्य की कथा पर आधारित कि मंत्री राक्षस को चाणक्य अपनी कूटनीति से किस प्रकार से चंद्रगुप्त के खेमे में मिला लेते हैं, यही उसकी पूरी कथा वस्तु है। और इसका उद्देश्य वास्तव में दिखाया गया चाणक्य कितने सफल कूटनीतिज्ञ, कितने सफल कूटनीतिज्ञ, कितने सफल कूटनीतिज्ञ, चाणक्य कितने सफल कूटनीतिज्ञ हैं। ठीक। तो ये रहा आपका 5वां अनुवादित नाटक। यहां तक कोई दिक्कत? और अंतिम 6ठा अनुवादित जो नाटक है देखते जाइए, जिसको आप दुर्लभ बंधु नाम से जानते हैं। अभी तक आपने जितने नाटक देखे वो भारतीय देश के संस्कृत या बंगला या इन सब परंपराओं के थे, अनुवाद थे। लेकिन दुर्लभ बंधु या इसी को बोलते हैं दूसरा नाम वंशपुर का महाजन, वंशपुर का महाजन, ये वास्तव में शेक्सपियर की एक फेमस रचना, शेक्सपियर की एक फेमस रचना मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद। मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद।
आपको पता होगा मर्चेंट ऑफ वेनिस में दो लोगों के बीच की कथा का, एक यहूदी जाति और ईसाई जाति के संघर्ष की कथा का ही वर्णन है। दोनों जातियां एक दूसरे संघर्ष करती हैं तो एक दूसरे वैमनस्य है, लेकिन इन्होंने इसको भारतीय रंग दिया है। भारतीय रंग के दौरान वास्तव में ईसाइयों को आर्य और यहूदियों को जैन लिया है। ईसाइयों को इन्होंने रूपांतरण में आर्य बना दिया और यहूदियों को जैन बना दिया। वास्तव में एक बात समझिएगा, जैन और आर्यों में कभी विवाद हुआ ही नहीं, लेकिन इन्होंने इसका एक भारतीयकरण किया, एक देशी रूपांतरण कर दिया। ईसाइयों को आर्य का रूप दे दिया, यहूदियों को जैन का रूप दे दिया, और नाम भी चेंज कर दिए। नाम आपको पता ही होंगे, 3-4 नाम थे, एंटोनियो, शाइलॉक और पोर्शिया। ये तीनों नाम आपने सुने होंगे अगर आपने कभी नाम सुना है तो। बहरहाल कोई दिक्कत नहीं, ना जानते तो भी कर लेंगे। इसके कुछ पात्र इंपॉर्टेंट है। एंटोनियो था शेक्सपियर की कहानी में। पोर्शिया थी, ये वही महिला थी जो बचाती है। और एक शाइलॉक था, शार्लॉक। इन तीनों का इन्होंने नाम बदल दिया है। क्या बनाया है नाम वो जानते रहिए। एंटोनियो को इन्होंने बना दिया है, देखिए एंटोनियो को अनंत बनाया। एंटोनियो को जो नाम दिया उसका नाम अनंत रखा। पोर्शिया को पोर्श्री नाम दिया और शाइलॉक को शार्दुल बना दिया। शाइलॉक को शार्दुल बना दिया, शादुलक या शैलाक्ष, शादुलक या शैलाक्ष नाम दिया। एग्जाम चाहे जितना घुमा फिरा के आपसे पूछे, आप इसको बता सकते हैं। पात्रों के नाम को परिवर्तित करके बताया, ठीक। तो ये मेन ऐसा नाटक है जिसमें ये सारी चीजें होती हैं। इतनी चीजें आपको पता चल जाएंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये अपूर्ण रचना थी, इसको बाद में पूरा किया गया था 1880। क्लियर हो गई बात। तो ये जो 6 आपको मैंने लिखा है, ये 6 अनुवादित नाटक थे। इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा वो सब के सब होंगे जो उनके मौलिक नाटकों के अंतर्गत गिने जाते हैं। एक नाटक पे तो आरोप भी लगता है कि भाई ये मौलिक नहीं है, फिर भी रामविलास शर्मा उसका पूरा जवाब देते हैं कि नहीं भाई ये एकदम मौलिक है। जो सत्य हरिश्चंद्र नाटक है जिसपे बहुत आरोप लगते हैं कि भाई ये मौलिक है ही नहीं, एक तरह से लगता है कि मौलिक है भी नहीं क्योंकि सत्य हरिश्चंद्र नाटक पहले भी था, परंतु रामविलास शर्मा बोलते हैं कि भाई उसकी आत्मा जो है पूर्णतः हरिश्चंद्र की ही, भारतेंदु की ही आत्मा है, इसलिए उसकी मौलिकता पे संदेह करना उचित नहीं है। तो आज के लिए आपको बस इतना ही। आपको आज अनुवादित परंपरा मैंने बता दी। अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर अनुवादित परंपरा समझ में आ गई हो और मौलिक परंपरा पढ़नी हो तो उसके लिए कमेंट भी कर देना कि मौलिक नाटक भी पढ़ा देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए तब तक मन से पढ़िए। सभी को धन्यवाद।